हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसेंट क्लास। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेलवे स्पेशल साइंस के प्रश्न को। और यह साइंस के प्रश्न का सेट नंबर 3 है, लेक्चर 3 है। और इसमें जो भी प्रश्न है यह सब 2018 और 19 में जो रेलवे के द्वारा जो एग्जाम लिया गया है उस सभी का प्रीवियस क्वेश्चन है। तो यह आपका रेलवे के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ या ग्रुप डी हो, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और यह 3 एग्जाम है, एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी, इसके लिए तो साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो अभी एएलपी का एग्जाम दे रहे हैं वो इस सेट को देख कर जाए, क्योंकि उस सभी का प्रीवियस क्वेश्चन है तो आपके लिए बहुत काम का होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि एक विलियन का पीएच मान 3 है और जब इसका पीएच मान 6 में बदलता है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी। यानी एक विलियन है जिसका पीएच मान 3 है और 3 से बढ़कर वह 6 हो जाता है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन के सांद्रता पर क्या असर पड़ेगा। तो इसका जो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वह 1000 गुना कम हो जाएगा, 1000 गुना कम हो जाएगा। और यह पूरी तरह से पीएच स्केल पर डिपेंड करता है। पीएच स्केल का आविष्कार या खोज सोरेनसन के द्वारा किया गया था और इसमें 1, 2 और 3 एक अंक आगे बढ़ने पर यह 10 गुना बढ़ता है, 10 गुना वृद्धि करता है। तो देखिए यहाँ पर पीएच हाइड्रोजन आयन के सांद्रता को बताता है और पीएच कम होने पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। अगर यहाँ पे एक पीएच स्केल है जहाँ पर 1 से लेकर यहाँ पे 7 होता है और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 14, ठीक है। अगर जो 7 अगर पीएच मान है तो वह उदासीन होगा, 7 से कम होगा तो वह अम्लीय है और 7 से अधिक होने पर क्षारीय होता है। लेकिन 1 से 2, 3 जिधर अगर इस तरफ बढ़ेंगे, मान अगर बढ़ता जाएगा तो अम्लीय का मान कम हो जाएगा, कम अम्लता कम हो जाएगा। और 7 से लेकर 14 तक जाने पर क्षार का मान बढ़ता चला जाता है, क्षार की प्रबलता बढ़ जाता है। पीएच की गणना करने का सूत्र होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। यहाँ देखिए 3 का पीएच मान का लॉग हो गया 10⁻³ और फिर 6 का 10⁻6 हो जाएगा, यानी 1000 गुना कम हो जाता है। आगे देखिए 2 नंबर, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 0.5 किलोग्राम वजन वाले गेंद का गतिज ऊर्जा क्या होगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। इसमें द्रव्यमान दिया गया 0.5 kg और वेग दे दिया गया है, तो 1/2 गुना 0.5 इंटू 4 का स्क्वायर। इसको पॉइंट हटाने पर नीचे 10 आ जाएगा, 5 दूना 10 और 2 दूना 4 खत्म, तो इसका 4 जूल आंसर आ जाएगा। गतिज ऊर्जा 4 है। यहाँ पर देखिए सेम चीज को यहाँ पे बनाया गया है। आगे 3 नंबर, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होता है, O3 लिखा जाता है। इसमें एक अणु में 3 परमाणु होता है। और यहाँ पर देखिए कि ट्राइऑक्सिन के रूप में भी प्रसिद्ध ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। और इस सूत्र जो 1865 में जैक्स लुइस सोरेट द्वारा दिया गया था, ये जो O3 सूत्र है यह 1865 ईस्वी में जैक्स लुइस सोरेट के द्वारा दिया गया है। ओजोन शब्द ग्रीक शब्द ओजीन से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सूंघना। यह ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है सूंघना। यह ऑक्सीजन का एक अपरूप है और एक तीखी गंध वाली नीली गैस है। ओजोन ऑक्सीजन का ही एक अपरूप है जिसका जो रंग होता है वो नीली गैस है जो तीक्ष्ण गंध वाली है। आगे देखिए 4 नंबर, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और हीलियम का 4 है। निम्न में कौन सा कथन प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए सही है। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 मोल कार्बन में परमाणु की संख्या 1 मोल हीलियम में मौजूद परमाणु की संख्या के समान होता है। 4 नंबर सही है। अगला प्रश्न है कि हीलियम के अलावा सभी उत्कृष्ट गैस के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के अलावा सभी उत्कृष्ट गैस में के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है। सिर्फ अपवाद में हीलियम है, हीलियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी सभी उत्कृष्ट गैस में 8 होता है। यहाँ पर देखिए कि 1 मोल का मान 6.022 गुना 10⁻23 होता है और 6.022 गुना 10⁻23 को अवगाड्रो संख्या के रूप में जाना जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में कौन एक फूल के केंद्र में मौजूद होता है। फूल के केंद्र में कौन होता है। तो फूल के केंद्र में अंडक होता है। 3 नंबर सही है, अंडक। आगे देखिए 7 नंबर, जिस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है वह कौन है। तांबा, एल्युमिनियम, लोहा या सोडियम। किस धातु को हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम को हम लोग आसानी से काट सकते हैं। और इसके साथ ही साथ पोटेशियम को भी चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो इसको भी साथ ही साथ याद रखना है। आगे देखिए कि आमतौर पर सभी क्षार
धातुओं को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सभी क्षार धातुओं को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। और आप लोग अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कीजिए, जिनका एएलपी का भी एग्जाम है। आगे देखिए कि निम्न में से किस पुष्पीय पादप में पर्णकोण के साथ नौच में कली उत्पन्न होती है? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रायोफाइलम में उत्पन्न होता है। 2 नंबर सही है। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? प्रोपेन का आणविक सूत्र हो जाएगा C3H8। प्रोपेन का आणविक सूत्र है C3H8। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ फैक्ट है कि CH4 मीथेन है। CH4 मीथेन का सूत्र है जो एल्कीन परिवार का पहला सदस्य है। C4H10 ब्यूटेन है जो एल्केन की पंक्ति का चौथा मेंबर है। C2H6 इथेन है जो एल्केन परिवार का दूसरा मेंबर है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होता है। आगे देखिए 10 नंबर, ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय उपस्थित नहीं होता है? जब आप लोग साइकिल बचपन में चलाते होंगे तो ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो उपस्थित नहीं होता है? ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। तो देखिए इसमें से आपका रासायनिक ऊर्जा नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। रहा बात उष्मीय ऊर्जा का, तो उष्मीय ऊर्जा देखिए जब साइकिल चलाते समय टायरों और सड़क की सतह के बीच घर्षण के कारण उष्मा उत्पन्न होता है, उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होता है, लेकिन रासायनिक ऊर्जा नहीं होता है। आगे देखिए 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है? परजीवी के रूप में पौधों से पोषण अमरबेल प्राप्त करता है। जो भी परजीवी होता है वह दूसरे पौधों पर डिपेंड होता है अपने भोजन के लिए। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि जो जीव अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों पर या उनके अंदर रहते हैं उन्हें परजीवी कहा जाता है। सभी परजीवी पौधों की जड़ें संशोधित होती है और उन्हें हस्टोरिया कहा जाता है। परजीवी मेजबान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी जो परजीवी है जिस जीव या पेड़ पौधों पर जिससे वो भोजन प्राप्त करता है वह उसको सुखा देता है या फिर नुकसान पहुंचाता है। परजीवी के एग्जाम्पल हो जाएगा अमरबेल, लोरेंथस, बालोपोरा, चंदन का पेड़, ये सभी परजीवी है। आगे देखिए 12 नंबर, कई बहुखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। कौन है जो बहुखंडन के द्वारा प्रजनन करता है? तो प्लाज्मोडियम का जो है प्रजनन बहुखंडन के द्वारा होता है। 2 नंबर सही है, प्लाज्मोडियम। बहुखंडन जो है अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया है जिसमें एकल मूल कोशिका की कई संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। बहुखंडन के एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, स्पाइरोजोवा और शैवाल। इन तीनों का जो प्रजनन है वह बहुखंडन विधि के द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम, स्पाइरोजोवा और शैवाल का। और यह सभी जो है अलैंगिक प्रजनन है। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होगा? तो यह जो है अविलंब से दूर हटेगा और तेज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, यह एक कांच का बॉक्स है जो सघन माध्यम है, ठीक है। उसके बाद फिर निर्वात में, तो एक प्रकाश जब आ रहा है इस सघन माध्यम से, पूरा कि सघन माध्यम से कांच से यह विरल माध्यम में जब निर्वात में प्रवेश करेगा तो यह अभिलंब हो गया, तो यह अभिलंब से दूर हट जाएगा और तेजी से भागेगा। आगे 14 नंबर, हवा में ध्वनि 333 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। इस प्रकार 1 सेकंड में 333 मीटर की दूरी विक्षोभ द्वारा तय की जाती है। विक्षोभ के द्वारा तय किया जाता है, यहाँ पर विक्षोभ हो जाएगा, विक्षोभ के द्वारा तय किया जाता है। 4 नंबर सही है। आगे देखिए कि अनुदैर्घ्य तरंग वे तरंगे होती है जिनमें माध्यम का कण उसके प्रसार के दिशा के समानांतर कंपन करता है। जब एक संपीड़ित स्लिंग को छोड़ा जाता है तो यह स्थितिज ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? तो यह स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। 2 नंबर सही है, गतिज ऊर्जा। अगर यह समझ में नहीं आया तो सिंपल से देखिए, अगर आप एक स्प्रिंग को जैसे आप दबाते हैं तो स्प्रिंग को दबाने के बाद उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाता है, जैसे ही उसको आप छोड़ेंगे तो उसमें गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखिए 16 नंबर, निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? या सिंपल तरह से यह समझिए कि आपके जो चिप्स के पैकेट खाते हैं, जो चिप्स खाते हैं उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। चिप्स खराब ना हो जाए इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। 4 नंबर सही है, नाइट्रोजन। आगे यहाँ पर देख लीजिए कुछ नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन का प्रतीक N होता है और इसके परमाणु संख्या 7 होता है। नाइट्रोजन की खोज 1772 ईस्वी में डेनियल रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था और अलग किया गया। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में जो वायुमंडल में गैस पाया जाता है वह है नाइट्रोजन 78%। आगे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है।
भूप्रपट्टी में द्रव्यमान के संदर्भ में सबसे प्रचुर होता है ऑक्सीजन। 1773 ईस्वी में कार्ल विल्हेम सीले के द्वारा स्वतंत्र रूप से इसकी खोज की गई थी। आगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है हाइड्रोजन। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज किया गया था। आगे है लास्ट क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17 और यह उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता और तीसरी सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। यह कार्ल विल्हेम सीले के द्वारा स्वतंत्र रूप से इसकी खोज की गई है। आगे देखिए 17 नंबर, रासायनिक गुण के बीच मेंडेलीव ने किसके द्वारा गठित यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था? तो मेंडेलीव के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 4 नंबर सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए कि मेंडेलीव ने एक आवर्त नियम दिया था। खासकर यहाँ से पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है, और मेंडेलीव का जो आवर्त सारणी दिया गया था नियम, वो किस पे आधारित था? तो मेंडेलीव ने जो अपना आवर्त नियम दिया हुआ तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन दिया था, और जो आधुनिक आवर्त सारणी है वह परमाणु संख्या पे आधारित। अगला 18 नंबर, एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होता है? तो एक सामान्य मनुष्य में 2 लिंग गुणसूत्र होता है, 2 इसका सही उत्तर है। तो देखिए इसमें कि मनुष्यों में आमतौर पर प्रत्येक कोशिका में 46 या 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है, या पुरुष हो या महिला उन दोनों में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र पाया जाता है। इनमें 22 जोड़े जो होता है वह अलिंगन होता है, जिससे ये 22 जोड़े से लिंग का निर्धारण नहीं होता है, जो दोनों पुरुष या महिला दोनों में समान रूप से पाया जाता है। गुणसूत्र का 23वां युग्म या 23वां जोड़ी जिसे लिंग गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है, जो पुरुष और महिलाओं में दोनों अलग अलग होता है, पुरुष में और महिला में दोनों अलग होता है, और जो बच्चे का जो लिंग होता है वह पिता के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। 19 नंबर देखिएगा, इसमें कहा गया कि जीवों के किस समूह का शरीर गोलाकार और अनुदैर्ध्य मांसपेशी फाइबर दोनों से बना होता है, जो एक नम कोशिका झिल्ली से घिरी होती है और जो बाह्यतम त्वचा उपकला के द्वारा स्रावित होता है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनेलिडा। एनेलिडा के बारे में यह कहा गया है। आगे देखिए 20 नंबर, 5 जगत का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? 5 जगत का वर्गीकरण का प्रस्तुतिकरण या 5 जगत का वर्गीकरण का जो नियम यह आर.एच. व्हिटकर के द्वारा दिया गया है। 2 नंबर सही है। और ये 5 जगत कौन कौन था? तो पहला था इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। ये 5 जगत के बारे में जो है या फिर बताया था आर.एच. व्हिटकर ने। यहाँ पर देखिए कि मोनेरा जो होता है वह सभी प्रोकैरियोटिक जीव होता है। प्रोटिस्टा सभी एककोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है। कवक वास्तविक कवक होता है। प्लांटी जो पादप होता है वह सभी बहुकोशिकीय पौधा होता है, और जंतु सभी बहुकोशिकीय जंतु है। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? यह प्रश्न में बहुत बार पूछ लिया गया है। तो इन चारों ऑप्शन में से एल्युमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, या फिर इस प्रश्न को इस तरह से पूछा गया है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, अम्ल, क्षार या उभयधर्मी? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी है। 1 नंबर सही हो जाएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, उसे उभयधर्मी कहा जाता है। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है Al2O3। आगे देखिए 22 नंबर, P और F के बीच वस्तु रखे जाने पर अवतल दर्पण के द्वारा निर्मित की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? जब वस्तु को अवतल दर्पण में P और F के बीच में रखा जाएगा तो उसके फोकस, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। 3 नंबर सही हो जाएगा, दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा। चलिए आगे देखिए 23 नंबर, एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन स्केल पर वह तापमान कितना होगा? डिग्री सेंटीग्रेड से अगर केल्विन में बदलना है 273 में डिग्री सेंटीग्रेड को ऐड कर देना है, तो 78 यहाँ पे जोड़ दीजिए, आ जाएगा 351 केल्विन। 4 नंबर सही है, 351 केल्विन। अगला प्रश्न है 24 नंबर, उत्तक क्या है या उत्तक किसे कहते हैं? तो उत्तक उसे कहते हैं जो कोशिकाएं, वह कोशिकाएं जो उत्पत्ति, स्वरूप और कार्य में समान होता है उसे उत्तक कहते हैं। वह कोशिकाएं जो उत्पत्ति, स्वरूप और कार्य में समान होता है उसे उत्तक कहा जाता है। आगे देखिए इस सेट का अंतिम प्रश्न, अलैंगिक प्रजनन के एक प्रकार की पहचान कीजिए जिसमें प्रजनन पौधे के कुछ हिस्से जैसे जड़, तने और पत्तियों के माध्यम से होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको वनस्पति प्रसार कहा जाता है। वनस्पति प्रसार अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें पौधे के जो
जो प्रजनन होता है वह जड़, तने या पत्ती के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो चलिए हमारा यहाँ पर सेट नंबर 3 समाप्त होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में जरूर करो। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।